नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश का विकास तेजी से करने का दावा किया है। तो वहीं दूसरी बार प्रदेश के सीएम बने नायब सैनी ने कहा कि हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा रहेगा। डबल इंजन की सरकार अब और तेजी के साथ विकास करेगी। तो वहीं देश में मेट्रो और लोकल ट्रेनों का विस्तार किया जाएगा ताकि लोगों को अपने आवागमन में आसानी हो। बता दें कि प्रदेश में जल्द ही ऐसे बहुत सी सड़क परियोजना और अन्य परियोजनाओं को गति देने का काम किया जाएगा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो और लोगों को इन सुविधाओं का लाभ मिल सके। लेकिन मसला में सवाल ये कि क्या अब हरियाणा में विकास की आंधी चलने वाली है। सवाल ये कि क्या हरियाणा में विकास बड़ा मुद्दा है, और महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि हरियाणा के लिए सरकार का जो 100 दिन का रोड मैप है वो क्या है। तो इसी को लेकर आज मसला में आज लाडवा के लाडवा में सभी कार्यकर्ताओं से आज मिलना हुआ है। सभी कार्यकर्ताओं का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने जो इतनी गर्मी में मेहनत और पसीना बहाया है, डबल इंजन सरकार की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है। आज मैं सभी कार्यकर्ताओं का यहां पर धन्यवाद करने के लिए यहां पर आया था। मैं लाडवा की तमाम जनता का भी, सभी सम्मानित लोगों का भी मैं दिल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो यहां से कमल का फूल खिलाया और हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हम ये डबल इंजन की सरकार मिलकर के हरियाणा का तीव्र गति से विकास करने का काम करेगी और जल्दी ही हमारे सभी कार्यक्रम चालू हो जाएंगे। अधिकारियों को हमने आदेश दिए हैं कि कहीं पर अगर कोई सड़क टूटी हुई है उसको तुरंत दुरुस्त करने का काम करें। अगर कोई पैच वर्क लगाना है तो पैच वर्क लगाने का काम करें। और अनाज मंडियों में धान की आवक गति से आ रही है। हरियाणा में विकास का मुद्दा बड़ा है, उसको लेकर मसला को आज मसला में हम चर्चा करेंगे और साथ ही हमारे साथ पैनलिस्ट होंगे। और पैनलिस्ट से सीधा सवाल यही कि हरियाणा का जो रोड मैप तैयार हुआ है, कार्य योजनाएं तैयार हुई हैं, वो किस तरीके से अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक धरातल पर उनका आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर उसमें भी अभी इंतजार करना पड़ेगा। तो हरियाणा में जिस तरीके से तीसरी बार हैट्रिक लगाकर बीजेपी ने सत्ता पर काबिज हुई है, उसको देखते हुए जो लोगों की अपेक्षाएं हैं वो सरकार के प्रति और भी बढ़ जाती हैं। और ऐसे में लोगों ने जिस तरीके से मतदान किया उसके हिसाब से देखा जाए तो जिस तरीके से अब सरकार के पाले में गेंद है और हरियाणा के किस तरीके से विकास करना है और विकास को डबल इंजन की सरकार कितने तीव्र गति से तेजी के साथ में हरियाणा में करती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से विकास होता है उस पर सवाल भी यहाँ, बयानबाजियां भी यहाँ हरियाणा में लगातार देखने को मिल रही हैं। तो उन्होंने ऐसे में कहा, सीएम सैनी ने, कि देश में मेट्रो और लोकल ट्रेनों का विस्तार किया जाएगा और सड़क परियोजनाओं को भी विस्तार दिया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा। तो ऐसे जो हरियाणा को बेहतरी की तरफ आकर्षित करें, ऐसे कामों को प्राथमिकता से किया जाएगा। तो ऐसे में डबल इंजन की सरकार किस तरीके से हरियाणा को और तेजी के साथ में आगे बढ़ाती हुई नजर आती है, उसको लेकर चर्चा करेंगे। क्योंकि बीते दिनों हमने देखा कि किस तरीके से बैठकें हुई और बैठकों में जिस तरीके से फैसले लिए गए और
सत्ता में काबिज होने के बाद में बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि बिना पर्ची और बिना खर्ची के जिस तरीके से युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और उसके हिसाब से सीएम सैनी ने जो है शपथ के साथ ही युवाओं को 25,000 युवाओं को रोजगार देने का काम हरियाणा में किया है। तो सवाल ये कि अगर सरकार काम कर रही है, धरातल पर सरकार काम कर रही है, तो उस पर जो है बयानबाजियां किस तरीके से निकल कर आ रही हैं, रिएक्शंस क्या निकल कर आ रहे हैं, विपक्ष किस तरीके से इसको देखता हुआ नजर आ रहा है, क्या 5 साल के लिए जो है विपक्ष अपनी अहम भूमिका में नजर आएगा। चूंकि एक कहा जाता है कि मजबूत विपक्ष का होना राज्य के लिए बहुत बड़ी बात होती है और विपक्ष अगर मजबूत रहेगा सरकार सही दिशा में काम करती रहती है। तो उसको लेकर चर्चा करेंगे, तमाम सारे पैनलिस्ट हमारे साथ रहेंगे। तो सीएम सैनी ने कहा कि हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा है और नॉन स्टॉप जो है विकास हरियाणा में देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से विधानसभा सत्र भी हमने देखने को मिला, जहां पर नए विधायकों ने तकरीबन 40 नए विधायकों ने जो है ओथ सेरेमनी में हिस्सा लिया और ओथ यहां पर विधायकों की दिलाई गई। उसमें अध्यक्ष भी चुने गए, डिप्टी स्पीकर भी चुने गए और साथ ही साथ नहीं चुना गया तो वो नेता प्रतिपक्ष। अभी तक जो है कांग्रेस की अगर बात की जाए, विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष भूमिका में है। तो ऐसे में जो है टकटकी लगाकर जो है कहीं ना कहीं हाईकमान की तरफ देखता हुआ नजर आ रहा है। आला कमान हाईकमान के पाले में उनकी गेंद है और वहां से जो बीते दिनों हमने कांग्रेस की एक बैठक देखी थी, बैठक के बाद कुछ नाम तय किए गए और उसका जो खाका है, प्रारूप है, वो हाईकमान को भेज दिया गया। हाईकमान इस पर जो है फैसला लेगा कि नेता प्रतिपक्ष कौन होने वाला है। तो उसको लेकर भी कांग्रेस पर जो है लगातार बीजेपी हमलावर दिखाई दे रही है, लेकिन उसको लेकर भी सवाल करेंगे। लेकिन मसला में सवाल यही कि जिस तरीके से तीसरी बार हैट्रिक लगाकर बीजेपी की सरकार जो है हरियाणा में काबिज हुई है और दूसरी बार सीएम के तौर पर जो है नायब सैनी जी सामने अपनी सरकार चलाते हुए, तो ऐसे में जो रोड मैप 100 दिन का तैयार किया गया है वो किस दिशा की ओर जो है इशारा करेगा, उसके मायने क्या रहेंगे, उनका आकलन जो है विपक्षी पार्टियां किस तरीके से कर रही हैं, समझने की जरा कोशिश करेंगे। समीकरण जो है क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा में विकास का मुद्दा बड़ा है और सवाल ये भी कि हरियाणा में सरकार विकास के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए क्या जनता ने चुनकर जो है जनादेश दिया है। तमाम सारे सवालों का जो है जिक्र करेंगे मसला के अंदर जो जनता के जहन में है, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है सरकार अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादों को लोगों तक, धरातल तक पहुंचाते हुए नजर आएगी। क्या प्रारूप रहने वाला है, किस तरीके से रोड मैप तैयार किया गया है और कौन से वो प्रथम दृष्टया वो कार्य रहेंगे जो जमीन पर उतरते हुए नजर आएंगे। हरियाणा के अंदर जिस तरीके से चुनाव हुए और उसके बाद
ओथ सेरेमनी देखी और ओथ सेरेमनी के बाद में सीएम का चेहरा जिस तरीके से पहले ही डिसाइड कर दिया गया था, हालांकि जो प्रोटोकॉल्स और जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उनको देखते हुए सारी व्यवस्थाएं यहां पर की गई, चाहे वो विपक्ष की तरफ से या फिर सत्ता पक्ष की तरफ से। हालांकि विपक्ष भी लगातार जो है बैठकें उनकी तरफ से भी होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से जो है लगातार सत्ता पक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और जितना इंतजार जो है नेता प्रतिपक्ष के नाम और चेहरे को लेकर कांग्रेस करते हुए नजर आ रही है, चूंकि अब हाईकमान इसको लेकर जो है कोई फैसला लेगा और कि कौन नेता प्रतिपक्ष रहेगा, किस तरीके से जो है, चूंकि अब जो शीतकालीन सत्र होगा उसको लेकर जो है उससे पहले या मैं कहूं कि जिस तरीके से अगर पार्टी के नुमाइंदे कहते नजर आ रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद जो है हाईकमान फैसला ले सकता है इस पूरे मामले को लेकर, तो ऐसे में संभवतः उम्मीद कि एक नेता प्रतिपक्ष का भी चेहरा और साथ ही जो वादे किए गए हैं मैनिफेस्टो में वो धरातल पर उकेरती हुई नजर आएगी भाजपा पार्टी और या फिर कहें कि डबल इंजन की सरकार। तो मसला में चर्चा की शुरुआत करते हैं और जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूं। हमारे साथ जो है वैशाली तोमर हैं, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रही हैं, और जो है ललित अरोड़ा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आप दोनों मेहमानों का। और ओंकार सिंह प्रवक्ता एनएलओ की तरफ से और नरेश शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका सभी मेहमानों का जो है चर्चा में शामिल होने के लिए। और मैं जो है बिना वक्त गंवाए, बिना लाग लपेट के जो है सीधा सवाल जो है वैशाली जी मैं आपसे करना चाहूंगा। रोडमैप तैयार हो गया है, सारी कार्य प्रणालियां जो है जिस तरीके से हमने देखने को मिली थी उसको लेकर जो है अब धरातल पर मुद्दों को और जो कार्य प्रणाली है आपकी, जो धरातल पर जो मैनिफेस्टो का वादा किया था वो किस तरीके से देखने को मिलेगा वैशाली जी? नमस्कार गौरव जी, और मेरे साथ जुड़े सभी प्रवक्ता पैनल को नमस्कार, साथ ही साथ सादर नमस्कार जनता को मैं सादर नमस्कार व धन्यवाद जी। गौरव जी देखिए, अभी शपथ लिए कुछ ही दिन गए हैं, लेकिन आप देखिए कि जिस तरह की शपथ ली गई, शपथ लेते ही 25,000 बच्चों को नौकरियां दी गई हैं। फसलों पर किस तरह से एमएसपी पर खरीदारी करी जा रही है, और डायलिसिस जो पहले कभी भी इस तरह की सुविधा नहीं थी। एक डायलिसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत सारा खर्चा, बहुत सारा पैसा परिवारों का जाता है, और उसको भी सरकार ने फ्री कर दिया गया है। साथ ही साथ अन्य कई ऐसी चीजें हैं कि अभी एक हफ्ता ही हुआ है, उसके भी इतने अच्छे से काम किया जा रहा है। आप देखिए कि 500 रुपए सिलेंडर देने की बात सरकार ने कही थी, तो वो 2 महीने पहले से 40,000 लाख बीपीएल कार्ड के अंदर आते हैं, जिसमें पहले से ही 2 महीने पहले से ही 500 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा था। हमारे मैनिफेस्टो में हमने जो भी कहा उन पर काम शुरू हो गया है, और जैसे जैसे दिन जाएंगे, जैसे जैसे सरकार का कार्यकाल आगे बढ़ेगा, जो भी कहा गया है कहने से भी उससे भी ज्यादा बेहतरी के साथ कार्य करेंगे। आपने देखा ही कि जनता कितनी खुश है, तभी तीसरी बार सरकार बनी है, और नायब सैनी से मिलकर भी लोग कितने प्रभावित हैं और वो कितने बखूबी तरीके से काम को कर रहे हैं।
आपने देखा कि जिस तरह से उन्होंने कहा था कि मैं शपथ लूंगा, शपथ लेते ही इतने बच्चों को भी साथ ही साथ वहां पे अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, तो उन्होंने करके दिखाया। ना ही कोई इसन बट और कोई भी चीज के अब शपथ ले ली, अब 5 साल तक तो कोई बात भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कहा वो दिन पर दिन उस चीजों को पूरा करने को, अपने शब्दों के पूरे मान रखने को कर रहे हैं। साथ इतना सारा बिजी शेड्यूल होने के बावजूद कि अभी शपथ लिया है, सब लोगों का मिलने बधाई देने का सब कुछ दौर चला हुआ है, लेकिन साथ ही साथ जो कार्य है वो सभी अच्छे तरीके से हो रहे हैं। नगर पालिका पंचायत को भी कहा गया है कि 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का समय दिया गया है कि जो जनता की समस्याएं हैं उन जनता की समस्याओं को सुने और सुनकर उन पर बहुत अच्छे से जल्दी कार्य करें। दिवाली को ध्यान में रखते हुए लोगों की रोड की क्या समस्याएं हैं, बिजली की क्या समस्याएं हैं, पानी की क्या समस्याएं हैं, सब चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार बहुत बखूबी से, बहुत बेहतरी के साथ कार्य कर रही है। जैसा कि हमारे मैनिफेस्टो में कहा गया था कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रतिमाही किस्तों पर मिलेंगे, वो मिलेंगे। IMT खरगोदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण होगा, 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के उद्यमों को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा, वो होगा। चिरायु आयुष्मान योजना के तहत आपने देखा ही कि पिछली बार भी किस तरह से मनोहर लाल जी ने किस तरह से परिवारों को जोड़ा, गरीब परिवारों को सहायता मुहैया कराई गई। अब जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देश अनुसार, मार्गदर्शन अनुसार कहा गया है कि उसे 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करा जाएगा और 70 वर्ष से जो अधिक बुजुर्ग है उनको अलग से 5 लाख का मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी, तो वो दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम, कोई भी मैनिफेस्टो में ऐसा कोई संकल्प लिया गया है, कोई ऐसी घोषणा की गई है वो पूर्ण नहीं होगी। 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीद की बात की गई थी, तो देखिए कितनी बखूबी से और कितनी तेजी रफ्तार के साथ विकास हो रहा है। 2 लाख युवाओं को बिना खर्ची पर्ची के नौकरी आप देख रहे हैं कि किस तरह से मिल रही है, किस तरह से युवा खुश है और कैसे उन गरीब परिवारों को जिन्होंने सोचा भी नहीं था कि कभी उनके घर में सरकारी नौकरी पे कोई बच्चा लगेगा, वो आज सरकारी नौकरी पे है और किस तरह से परिवार खुश है। तो हर तरह की चीजें ध्यान में रखे गए हैं। ये एक छोटा निर्णय नहीं है कि जब सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा शुरू करी गई है, छोटा निर्णय नहीं है, लेकिन उसको लिया गया, उसको एग्जीक्यूट करा जा रहा है। ठीक है, रोडमैप आपने बताया कि अब तक जो है सरकार की ओथ सेरेमनी के बाद में जिस तरीके से ताबड़तोड़ जो है आपकी तरफ से जो कार्य हैं उनको धरातल पर पहुंचाने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है, रोडमैप तैयार है। ठीक है, ललित अरोड़ा जी, मैं आपको जो है डिबेट के अंदर शामिल करना चाहता हूं। और ललित जी, व्हाट्स योर टेक एज ए कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, क्या कहना चाहेंगे आप जो है कि जिस तरीके से वैशाली जी ने यहाँ पर जो है अपनी टिप्पणी में कहा कि धरातल पर सभी काम हो रहे हैं, चाहे वो डायलिसिस को लेकर हो, चाहे वो जो है रोजगार को लेकर हो, और चाहे वो गैस सिलेंडर से रिलेटेड समस्या हो, और भी काम जो है तेजी के साथ यहाँ पर डबल इंजन की सरकार करती हुई नजर आएगी। अभी तो दिन ही कितने हुए हैं ललित जी? ऐसा है कि 1966 में जब हरियाणा बना तो दक्षिणी हरियाणा को काला पानी कहते थे। हमने हरियाणा का निर्माण किया, 22 जिले तक हम आ गए, रोजगार, हमने औद्योगिक केंद्र स्थापित किए, हमने टूरिज्म को भी एक इंडस्ट्री बना दिया, ट्रैक्टर निर्माण में, 2 व्हीलर निर्माण में, साइकिलों में, या बहुत सी ऐसी चीजें हैं। अभी क्या है, हमारा जो मेन है 3 सेक्टर जो होते हैं इंडस्ट्रीज के, वो रियल एस्टेट में 45% है। इसको थोड़ा कम करके, क्योंकि रियल एस्टेट का कारोबार इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है तो भी स्टेट में, और दाम भी बढ़े हैं, ये एक कारण है। जो वित्तीय और पेशेवर जो सेक्टर है, अपेक्षा है, केंद्रीय सरकार के कर्मचारी भी 15% यहाँ पे हमारे जो टोटल सेक्टर के अंदर है, ये सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर जो है, इसके बारे में इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे। हमारे भाजपा की अभी प्रवक्ता ने बोला कि 24,000 नौकरियां दी है, 24,000 नौकरियों में धरातल पर शायद 6500 नौकरी दी गई है। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि SC, ST और OBC को, कोई बात नहीं, सुन लीजिए, SC, ST, OBC को आपने इन 24,000 में कितनी नौकरियां दी है, इतना ही बता दीजिए, तो मैं मान लूंगा कि आपने नौकरियां पूरी दी है। लाटो पे तो आपके प्रधानमंत्री ना एक मंत्री ने बोला कि हम दे ही नहीं सकते, हमारे पास पैसे ही नहीं है। एक IMT में कितना खर्चा आता है, पहले तो सरकार अधिक ग्रांट करेगी ना भूमि का,
तो वो आप किस तरह से करेंगे और कितने सालों में वो हो जाएगा? आप तो 10 की बात कर रहे हो, एक ही खड़ा करके दिखा दीजिएगा। 100 दिनों में तो आप उसकी ड्राफ्ट अप्रूवल ही नहीं कर पाएंगे। किरायू में आपका पहले ही 5 लाख तक के लिए डॉक्टर ने आपके आयुष्मान में इलाज करना ही बंद कर दिया था, हॉस्पिटल में, क्लिनिक्स ने। तो आप अच्छा एमएसपी का गारंटी दे दो। आपने किसानों को वादा किया था जो वापस लिए गए थे, तो हम एमएसपी गारंटी देंगे। आप गारंटी क्यों नहीं देते हो? फिर आप नेशनल अप्रेंटिसशिप पे आपने अपने उस पर बोली नहीं, आप मेरी बहन स्किप कर गई उसको बताइए ना, स्टाइपेंड वाली जो आपने देनी थी 5 लाख अन्य रोजगार के अवसर नेशनल अप्रेंटिसशिप में। और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास का वादा है, शुरुआत कहां से कर रहे हो? सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस कर दिया, उसके लिए आप। लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि डायलिसिस में कोई इनकम क्राइटेरिया रखा है या हर आदमी को ये सुविधा मिलने वाली है? पूरे हरियाणा के कितने अस्पतालों में हो रही है? क्या डायलिसिस की मशीनें, एक्सपर्ट डॉक्टर्स और वहां पे पैरा मेडिक स्टाफ इतना है कि वो दिन में कितने कर लेते हैं? मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हमारी बहनें, माताएं, बहुएं जो ये अल्ट्रासाउंड के लिए हर सिविल हॉस्पिटल में लाइन लगती है। आपको ना पता हो तो मैं आपको 2-3 जगह बता सकता हूँ। वहां पे 25 से 30 अल्ट्रासाउंड का होता है, उसके बाद 2 बजे बंद कर देते हैं, 12 बजे शुरू करके 2 बजे के बाद रिपोर्ट देते हैं। आप जरा ये तहकीकात कीजिए कि पूरे हरियाणा में अल्ट्रासाउंड मशीनों पे कितने लोग परेशान हो रहे हैं, और वहां पे क्यों नहीं ज्यादा लोगों को बढ़ाया जाता ताकि दिन में 200-400 लोग हों। एक डिस्ट्रिक्ट में 24-25 लोगों का अल्ट्रासाउंड बच्चों का हो, मैंने महिलाओं का। ये थोड़ा इसको सुधारने की जरूरत है। मैं सिर्फ आलोचना के लिए नहीं कर रहा हूँ, एक सुझाव दे रहा हूँ कि अल्ट्रासाउंड से हमारी बहनों को बहुत फायदा होगा। अच्छा, ओलंपिक खेलों की नर्सरी के बारे में अभी आपने बात नहीं करी, कहाँ बनाने जा रहे हैं? 500 रुपए पहले तो आप बीपीएल फैमिली को दे रहे थे सिलेंडर, तो अब ये तो सभी गृहिणियों को देने का वादा किया था, तो उसका क्या हुआ? अमर बालिका स्कूटी, अग्निवीर की हरेक हरियाणवी को अग्निवीर, केएमपी का ऑर्बिटल रेल, जो आप मेट्रो रेल की बात कर रहे हो, पानीपत तक लाने की, ये इस योजना में आप, ये तो बड़े लंबे प्रोजेक्ट होते हैं, इसमें कैसे काम करोगे आप? अब हमारे टाइम में 91 किलोमीटर की योजना बनी थी, और उसके बाद आपने एक स्लीपर नहीं लगाया जमीन पे, तो क्या दूर की बात है। तो कैसे आप कह रहे हो? अच्छा, फिर 25 लाख रुपए तक के जो आपने ओबीसी को लोन की बात कही थी, सरकारी कॉलेज से मेडिकल डिग्री वालों को आप पूरा वजीफा देंगे। 1 लाख से 40 लाख रुपए आप दोनों प्रवक्ता भी सुन रहे होंगे जनाब, ये 40 लाख रुपए हो गई है फीस। बच्चों को डॉक्टर कैसे बनाएंगे? अच्छा, फिर एक और चीज है, 36 बिरादरों के जो आपने बनाए हैं ना, हमारे हरियाणा का बजट 9.25 ऑलरेडी वेलफेयर स्कीम पे खर्च होता है। आपकी 7 वेलफेयर स्कीम जो है उन पे कैसे आप करोगे? 100 दिन के अंदर उनका तो कहीं जिक्र नहीं आया। तो मैं, अच्छा, फिर मेरी एक और सुझाव भी है हमारी बहन को कि दवा निर्माण के क्षेत्र में और रक्षा के क्षेत्र में या स्टील के लिए बड़े बड़े प्लांट जिनमें 40-50 हजार 1 लाख को रोजगार मिले, सोनीपत से लेकर अम्बाला तक कहीं भी लगाइए, कोई 2-3। अब आपने गुड़गांव को बहुत टाइट कर दिया। अब गुड़गांव के अंदर में पानी ही 4-4 फुट भर जाता है, और सारे वर्ल्ड की कंपनियां गुड़गांव में है। हम चाहते हैं इसको, बिजनेस को कुछ इधर जहां संचार बढ़िया हो जाए, रेल और रोड लिंक प्लस एयर लिंक, आप अच्छा कोई एयरपोर्ट बना दें, और ये जो हाईवे की जो बेल्ट है इस पर भी इंडस्ट्री लगाए, क्योंकि गुड़गांव एक कॉर्नर पड़ जाता है आईटी सेक्टर में, यहाँ भी बड़ा गुंजाइश है। एक अनुमान के मुताबिक करनाल, सोनीपत, पानीपत, अम्बाला में कम से कम 1.5 लाख बच्चे। आपके सुझावों पर जो है रिएक्शन जो है वैशाली जी देंगी, जवाब देंगी। आपके सुझाव जो है किस तरीके से वो जो है लेते हुए नजर आ रहे हैं, और जो सवाल है उन पर भी जो है मैं उनसे जिक्र करूंगा। तमाम सारे मेहमान और भी हैं हमारे साथ, जो है उनसे भी चर्चा करते हैं। और जो है हमारे साथ नरेश जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। नरेश जी, आपकी तरफ से क्या स्थिति आकलन की जा रही है, क्या समीकरण आपको दिखाई दे रहे हैं जिस तरीके से जो है अभी की फिलहालिया स्थिति में जो है आपने देखा कि किस तरीके से चूंकि दावे भाजपा लगातार कर रही है, और वैशाली जी ने भी आपको सामने गिनाया, क्या आपको लग रहा है कि आने वाले समय में जो है पूरी तरीके से डबल इंजन की सरकार जो है जनता की अपेक्षाओं पर जो है खरी उतरती नजर आएगी? दर्शकों को और सभी पार्टी कांग्रेस को भी, आपने बिल्कुल अभी जो बात कही कि ये जो क्या होगा क्या सरकार में, क्योंकि 10 साल से पहले इनकी सरकार थी और 11 साल चल रहा है। 365 into 2 कर दीजिए, आप into 2 कर दीजिए, तो अगर देखा जाए तो
750 दिन से ज्यादा हो गए इनको ऑलरेडी। तो ये 750 दिन के जो 700 750 के एवरेज है उसके अंदर क्या काम किया उनका आंकलन आप पहले उठा के देखिए कि 2014 के अंदर क्या मैनिफेस्टो था, उसके आंकड़े इन्होंने कभी पूरे नहीं किए अपने जो कार्य हैं, तो 2019 के अंदर भी पेंडिंग करेंगे। तो कम से कम पहले जनता तक पुराने वादे जो किए थे उनको पूरा कीजिए। बहुत सी योजनाएं अदर के अंदर लटकी रही जो हरियाणा की है, उन योजनाओं को पहले पूरा करने के बाद में नई योजनाएं, क्योंकि क्या होता है कि आप जो है पुरानी योजनाओं को भूल के नई योजनाएं ले आते हैं और उनको डंप कर देते हैं। डंप करने का मतलब ये है कि उन योजनाओं के ऊपर कोई कार्य नहीं होता। कई बार हमने डिबेट के अंदर आंकड़े भी दिए कि अभी तक जो है पुरानी सरकार के 10 साल के अंदर सिर्फ 60% काम पूरे हुए थे, बाकी 40% काम जो है पेंडिंग है 10 साल के अंदर। और कुछ प्रोजेक्ट तो अभी भी चालू नहीं हुए हैं। प्रोजेक्ट के लिए मैं एक छोटे से एग्जाम्पल देता हूँ कि अभी एक जो पूरे हरियाणा के अंदर उन्होंने बोला कि हम रैपिड मेट्रो चलाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने मेट्रो की घोषणाएं कर दी थी। कई मेट्रो के रूट के लिए इन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि फरीदाबाद से गुड़गांव जानी थी, फरीदाबाद से पलवल जानी थी, और भी सोनीपत के लिए कनेक्टिविटी थी, बहुत सारी अलग अलग इन्होंने, और वो भी घोषणाओं के लिए कह रहे हैं कि ये जो है मेट्रो हम नहीं लेके आ पाएंगे, अब जो हम रैपिड मेट्रो पे काम कर रहे हैं। मतलब 10 साल तक परियोजनाओं को देख के आए और उससे कोई काम नहीं हुआ, जीरो काम हुआ। उसके बाद में नया प्रोजेक्ट लेके आ गए, कह रहे हैं कि हम ये काम करेंगे, चलो अगले 10 साल के लिए प्रोजेक्ट नहीं है। तो इसी तरह का स्टेडियम का देख लीजिए, इंटरनेशनल स्टेडियम एक होता था कि ये 7 साल से बंद पड़ा। ऐसे हरियाणा के अंदर जो बहुत बड़े बड़े मेन प्रोजेक्ट थे, चाहे खिलाड़ियों के ले लीजिए, चाहे सुविधा के ले लीजिए, जो रेवेन्यू सबसे ज्यादा जनरेट करने हैं 2 डिस्ट्रिक्ट जो है, उनको भी आप योजनाएं नहीं दे पा रहे। जो रोजगार की बात कर रहे थे, रोजगार ट्रांसफर हो गए ऑलरेडी, रोजगार के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सरकारी नौकरी है तो आपकी मजबूरी होगी, क्योंकि सरकार के पास पहले ही आपने देखा कि 10 साल के अंदर नौकरियां नहीं ले पा रहे थे। ये 25,000 नौकरियां देने के बाद आप दिखा रहे हो कि सरकार के अंदर क्यों नौकरियां दे रही। उन आंकड़ों को उठा के देखिए कि जिसके अंदर पूरे केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी किए कि हरियाणा ही बेरोजगारी में नंबर 1 रहा। इस चीजों के ऊपर काम होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। और बिल्कुल मैं ललित जी की बात से सहमत हूँ कि जो रोजगार जो है ना पूरे हरियाणा के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए जी। कई जगह से, जैसे मैंने आपको बताऊं कि जहां से मैं आता हूँ फरीदाबाद के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता था, लेकिन आज वो इंडस्ट्री सारी की सारी मूव होकर कहीं और चले गई है। उस इंडस्ट्री को रोकने के लिए कभी भाजपा ने ध्यान नहीं दिया। और जो है इन इंडस्ट्रियों को शायद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमारे रूरल के अंदर आते हैं उन डिस्ट्रिक्ट तक कनेक्टिविटी अच्छी करें और रोजगार दिलवाएं। तो बहुत सारी योजनाएं हैं, इस तरह से काम करनी चाहिए इन्हें। और जो महिलाओं के लिए बोला कि वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि इन्होंने किस तरह से कर देंगे। और दूसरा आपने बोला सिलेंडर के लिए वो किन महिलाओं को मिलेगा या कौन से परिवारों को मिलेगा, वो भी क्लियर नहीं किया इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर। कम से कम ये उन्होंने तो कहा है कि 500 रुपए में जो गरीबी रेखा से जो नीचे जो लोग हैं उनसे जो यही तो। ठीक है नरेश जी, ठीक है नरेश जी का भी और नरेश जी के भी जो भी जवाब सवाल हैं वो जवाब जो है वैशाली जी से लेंगे। ओंकार जी, आप किस तरीके से जो है पूरे समीकरणों को समझते नजर आ रहे हैं? आपकी दृष्टि से जो है किस तरीके से जो है क्या जो 100 दिन का रोड मैप बनाया गया है उसके हिसाब से, और जिस तरीके से जो है बयानबाजी की जा रही है विकास को लेकर, तो क्या आपको भी लग रहा है कि हरियाणा में जो है इस बार जो है विकास तेजी के साथ में यहाँ पर देखने को मिलेगा? विकास तेजी के साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा तो भविष्य की गर्म है। लेकिन आपने जो 3 प्रश्न पहले पूछे थे बड़े अच्छे क्वेश्चन है। पहला प्रश्न आपने पूछा क्या विकास की आंधी चलने वाली है प्रदेश में? देखिए आंधी चलेगी या विकास रुक जाएगा ये तो भविष्य के गर्म में है, क्योंकि जो इनका पिछला इतिहास बताता है, तीसरी बार सरकार बनी है। जब तीसरी बार सरकार बनी तो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने कहा था कि 3 गुना गति से काम करेंगे। अब कहते हैं पहले 3 गुना बोला था, अब कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, डबल स्पीड से काम करेंगे, मतलब 3 से दूसरे पे तो आगे। आप देखिए ये तीसरी बार सरकार बनी है और इस बार तो सरकार में खास तौर पर कहूंगा कांग्रेस की गलतियों की वजह से बनी है। ये कांग्रेसी जो ओवर कॉन्फिडेंस हो रखे थे, इनको ऐसे लगता था कि बस यही है और तो कुछ है नहीं, उसी वजह से सरकार बनी है। चलो जनमत का हमने फैसला जो भी आया उसका स्वागत है, लेकिन आपने पहला प्रश्न पूछा कि क्या विकास की आंधी चलने वाली है, तो मेरे को नहीं लगता ऐसी कोई आंधी चलने वाली है, क्योंकि जब ये सरकार सत्ता में आई थी 2014 में प्रदेश पर 67,000 करोड़ का कर्ज था, आज 4 लाख करोड़ से ऊपर है, मतलब 7 गुना कर्ज हो चुका है। 6 से 7 गुना कर्ज हो गया। आप इनसे पूछिए क्या 6 से 7 गुना संरचनात्मक वृद्धि हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई बड़ा उद्योग नहीं आया, कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं आया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कर्जा 6 से 7 गुना बढ़ गया। दूसरा प्रश्न आपने पूछा क्या हरियाणा में विकास बड़ा मुद्दा है? देखिए विकास प्रत्येक प्रदेश के लिए हमेशा ही बड़ा मुद्दा रहता है, क्योंकि विकास वो धुरी है
जिसके चारों तरफ अर्थव्यवस्था घूमती है। अगर विकास अच्छा होगा, व्यक्ति का जीवन स्तर अच्छा होगा, व्यक्ति का खान पीन रहन सहन सब अच्छा होगा, जिससे हमारी क्वालिटी और क्वांटिटेटिव दोनों स्तर का लाइफ स्तर बढ़ेगा। लेकिन जो विकास की धुरी है, जो पिछला एक्सपीरियंस बताता है, हरियाणा में विकास की धुरी ऐसी बढ़िया नहीं रही, चाहे वो कांग्रेस का 10 साल का शासन देख ले या पिछले 10 साल का बीजेपी का देख ले। तीसरा प्रश्न आपने पूछा कि 100 दिन का रोड मैप क्या है। देखिए 100 दिन का रोड मैप अभी तो इन्होंने क्लियरली ओपन नहीं किया, 2-3 पॉइंट इन्होंने बताए हैं। जब रोड मैप सामने आएगा, पेपर्स में आएगा, 100 दिन में हमने ये करना है, तब उस पर प्लस और माइनस पॉइंट देखे जाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि तीसरी बार भाजपा सरकार आई है, जनता को इनसे उम्मीदें भी बहुत है, जनता के अपेक्षाएं भी बहुत है। जनता चाहती है कि जिन समस्याओं से अब तक ये घिरी हुई है जनता, वो समस्याएं बीजेपी की देन है। चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे नशा हो, चाहे अपराध हो, चाहे महंगाई हो, प्रॉपर्टी आईडी हो, परिवार पहचान पत्र हो, रजिस्ट्री की समस्या हो, पोर्टल हो, ये सारी समस्याएं, इसके साथ ही सैकड़ों अलग समस्याएं बीजेपी की देन है। जनता को उम्मीद है कि जो रोग इन्होंने दिया था, उस रोग का इलाज भी बीजेपी करेगी। ये तो भूषा के घर में करेगी या नहीं करेगी, लेकिन आज परिस्थिति ये है कि महंगाई, बेरोजगारी के मामले में आज भी हरियाणा नंबर 1 है। जब तक बेरोजगारी दूर करने के लिए उद्योग नहीं स्थापित होंगे, कोई बड़े उद्योग नहीं आएंगे। जैसे मेरे भाई ने बोला, गुड़गांव वगैरह तो विकसित होंगे, लेकिन अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र ये कहाँ है? एक भी उद्योग नहीं है। जबकि अंबाला एक ऐसा जोन है जहाँ से हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर को रास्ता जाता, मेन जोन है। यहाँ पे एक भी इंडस्ट्री नहीं है। साइंस उद्योग होता था किसी जमाने में, वो भी नष्ट हो चुका, टोटल खत्म हो गया। आज मैं चाहूंगा कि अगर सरकार वास्तव में विकास पर काम करना चाहती है, तो प्रत्येक जिले में, ये नहीं मैं कहूंगा सिर्फ अंबाला में, प्रत्येक जिले में वहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए जो भी बड़े उद्योग स्थापित हो चुके। लुधियाने में ऐसा क्या है जो वहाँ पे ओरिजिनल इंडस्ट्री होगी? ऐसा ये अंबाले में भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है, वो बीजेपी में नहीं है। हम चाहेंगे, हम इनको शुभकामनाएं भी देंगे कि अभी आपने तीसरा प्लान शुरू किया है। ठीक है सर, ठीक है। आप इस प्लान में अंबाला सहित अन्य जिले, पानीपत जिला तरक्की कर चुका है, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कैथल, ये ऐसे जिले जहाँ इंडस्ट्री नाम की चीज ही नहीं है। उद्योग की चिड़िया का नाम है, जनता को यही नहीं मालूम। बेरोजगारी नंबर 1 पर चरम पे है। ठीक है सर, मैं जवाब ले लेता हूँ। वैशाली जी, बिना पर्ची, बिना खर्ची, हमेशा एक बात कहते हैं, हम बिना खर्ची की नौकरी देते हैं। इनसे पूछिए कि ग्रुप डी की सर्विसेज अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 25,000 दे रहे हैं, उसमें से 6,500 लोग मिले नहीं इनको उन नौकरियों के लिए। 6,500 को नौकरी नहीं मिली। फिर पिछले 10 साल में आज अगर हम देखें 2,09,600 पद आज भी खाली पड़े हुए हैं। जितनी नौकरियां इन्होंने दी उससे ज्यादा रिटायर हो गई, और जो नौकरियां दे रहे हैं वो HKRN के माध्यम से। ठीक है ओंकार जी, सिर्फ B क्लास नौकरी इन्होंने हरियाणा निवासियों को दी। A क्लास, B क्लास, C क्लास सारे गुजरात से, ठीक है ओंकार जी, आपने अपनी बात कंप्लीट की। वैशाली जी, मैं आपसे जवाब चाहूंगा। जैसे तीनों ही प्रवक्ताओं ने जो है आप पर जो है आरोप भी लगाए और सुझाव भी ललित जी देते हुए नजर आए, लेकिन सुझावों के साथ साथ उन्होंने जिक्र किया कि जो है जिस तरीके से SC है, SC है, OBC है, इनको लेकर जो है किस तरीके से जो है उन्होंने जिक्र किया है, और जॉब में जो है किस तरीके से इनकी भागीदारी है, तमाम तरीके से। और नरेश जी ने भी जो है अपने हिसाब से और आप पर जो है सवाल दागे हैं। ओंकार जी ने यहाँ तक कहा कि कांग्रेस की गलती से जो है आप हरियाणा में सत्ता में काबिज हो पाए हो, तो क्या जवाब है आपकी तरफ से, जो है क्या प्रतिक्रिया? जी बिल्कुल, मैं ललित जी को शिकायतों का जवाब दूंगी और उनके सुझावों को सरमाते रखती हूँ। देखिए, आप जनता के, आप भी एक पहरेदार हैं और जनता के रक्षक हैं, एक सामान्य पद पर हैं और जनता का हित चाहते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है, कांग्रेस में भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो सही से जनता के विकास के लिए कार्य करना चाहते हैं। तो आपके जो भी सुझाव हैं मैं उनको सरमाते रखती हूँ। लेकिन साथ ही साथ ललित जी, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने आरोप लगाए कि जो बीजेपी है ये 100 दिन में क्या करेगी। देखिए, 100 दिन का जो समय है उसमें आप वो करें कि भाई 100 दिन में सारी चीजें हो जाएंगी, एकदम से जमीनी तौर पर एम्स बन जाएंगे, रोड बन जाएंगी, वो चीजें तो नहीं होंगी। लेकिन जो चीजें होंगी वो होंगी और निश्चित तौर पर होंगी। जिस तरह से अभी दीपावली का उपहार भी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के चलते केंद्र में किसान कल्याण मोदी सरकार की पहचान करके फैसला किया है, गेहूं, जौ, चना, मसूर
सरसों, कुसुम, इस पर सरकार ने रबी की 6 फसलों पर MSP बढ़ाई है। इस तरह से करके इतने नायाब और इतने अच्छे फैसले लिए जा रहे हैं जो जनता के हित में है और जिन पर काम हो रहा है। मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ ललित जी, आप विपक्ष में है तो जाहिर सी बात है कि उंगली उठाएंगे जरूर, कुछ ना कुछ कहेंगे जरूर। ये आप भी जानते हैं कि किस तरह से काम हो रहे हैं। आपने बात की OBC की, ये जितनी भी सुख सुविधाएं, जितनी भी जो भी चीजें है वो उन्हीं परिवारों के लिए है जहां पर जरूरत है। अगर बात की जाए कि जिन बच्चों ने अव्वल किया है उनको स्कूटी भी दी गई है। 40 लाख परिवार जो है वो उसमें आते हैं, उनको 46,000 फैमिलीज को 500 रुपए का सिलेंडर ऑलरेडी मिल रहा है। और ऐसी कई योजनाएं हैं जो जिनके माध्यम से जहां जरूरत है, जहां आवश्यकता है, वहां पर काम हो रहा है। आप देखिए, आपकी सरकार में तो दलित महिला जो थी वो इतनी बड़ी नेत्री थी, आपने उनका भी सम्मान नहीं किया, जिस करके ओमकार जी ने सही कहा कि आपकी गलतियों की वजह से, आपकी खामियों की वजह से आप सरकार में नहीं आए हैं। आप अपनी खामियां आज भी स्वीकार नहीं करते हैं। कोई भी प्रवक्ता यहाँ पर बैठकर ये नहीं कहता है कि हमने खुद दलित महिला का सम्मान नहीं किया, हमने अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं किया, हमने सही योजनाएं नहीं बनाई, हमने सही, हमारे पास ऐसा नेतृत्व नहीं है जो जनता के विकास की बात करे। हमने ये विकास की बातें करी कि हमें सरकार में लाइए, हम पर्ची खर्ची वाली सरकार नहीं है कि बिना पर्ची से नौकरी दे देंगे गरीब बच्चों को, उनके घर में सरकारी नौकरी, सरकारी पैसा चला जाएगा। हम तो वो सरकार है कि पहले अपना घर भरेंगे और फिर अपने रिश्तेदारों का घर भरेंगे। ओमकार जी ने बिल्कुल सही कहा कि आपने ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिए जो खुद ऐसी बयानबाजी पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने करते थे कि हम तो भैया लूटने खाने के लिए आए हैं यहाँ पे, हमें कोई जनता से मतलब नहीं है। तो जनता ने आपका मूड देखा और आप हार गए। नहीं तो 10 साल का समय ऐसा समय होता है जिसमें चाहे कितने भी अच्छे काम किए हुए होते हैं, कितना भी सही तरीके से सरकार चलाई हुई होती है, लेकिन फिर भी ये जनता है एक तरह से ये चाहती है कि चलिए चेंज करके देखते हैं। और आपने देखा ही कि इतने वर्षों से जब से हरियाणा बना, हरियाणा के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ जैसा इस बार हुआ। लेकिन आपके पास न अच्छे कैंडिडेट है, न अच्छा नेतृत्व है। आपके नेतृत्व में आप बता दीजिए कि राहुल गांधी जी भी कभी विकास की बात नहीं करते। जिस तरह से G20 आया, जिस तरह से आज विदेशों में झंडा लहरा रहा, जिस तरह से कतर से सैनिक वापिस आए, जिस तरह से आप अग्नि योजना को गलत बताते हैं, अग्निवीर योजना को गलत बताते हैं। आप बताएं इतने बच्चों ने फिर फॉर्म क्यों भरा? अगर गलत होता, आज ये जो जमाना है, जो ये सिनेरियो है, जो ये युग है, वो मीडिया का युग है। इतनी सी कोई बात होती है तो वो सबके सामने आ जाती है। तो क्यों उन बच्चों ने विरोध नहीं किया? क्यों नहीं कहा? क्योंकि बच्चे भी जानते हैं कि उनके काम हो रहे हैं। अब बात आती है नरेश जी की। नरेश जी ने यहाँ पर बैठकर बात की, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जब एक उंगली अपने ऊपर उठाते हैं तो 4 उंगली खुद पर खुद उठ जाती है। आप देखें कि केजरीवाल जी ने कैसा जो आप जनता के हित की बात करते हैं, उनका तो बाथरूम भी कई करोड़ रुपए से बना हुआ है। जनता के टैक्स के पैसे से वे अपने लाखों करोड़ों के पर्दे लगा रहे हैं, अपने लाखों करोड़ों की कमोड लगा रहे हैं। और तो और फ्लश का पानी भी, गोरख जी मैं आपको बताऊं, उसे भी इन्होंने अब तक पहला फ्लश विदेश से आके इनके घर ही लगा होगा, जिसमें प्रेशर भी अलग अलग तरह के है कि ये गर्म है, ये वैसा है, ये कैसा। आप देखिए इनके घर में इन्होंने करोड़ों रुपया तो बाथरूम में खर्च कर दिया। ये विकास की बात करते हैं। इनके मुख्यमंत्री को ऑटो वालों ने भी ये कहा कि हमने आपको बनाया था, लेकिन आपने हमें ही लूट खाया, इस बार आप आने वाले नहीं है। ये जनता से रूबरू हो कि किस तरह से जनता इनके मुंह पर चप्पल मार रही है। इनको स्वीकारने को तैयार नहीं। बात करते हैं बीजेपी, नरेश जी आ रहा हूं मैं आपके पास, पहले ललित जी के पास। जनता इनको आने नहीं देना चाहती है। तो और ओमकार जी के लिए सिर्फ मैं इतना ही कहूंगी कि देखिए, अगर ये बातें मुझे बोलने की बजाय, बीजेपी को बोलने की बजाय, अगर आप जनता से कनेक्ट करेंगे, आप जनता में जाकर काम करेंगे, तो जनता आपको अपनाएगी और आगे आपकी भी कई सीटें आएंगी। बस ठीक है। ललित जी क्या कहना चाहेंगे? जी बोलिए। सबसे पहले तो बहन शैलजा के बारे में ये इंगित कर रही थी, उनको केंद्रीय मंत्री बनाया पार्टी ने, वो MP है और उसके साथ साथ CWC की मेंबर हैं और कई स्टेट की वो प्रभारी रह चुकी हैं। और आप कहते हो सम्मान नहीं दिया। आपका कोई दलित अध्यक्ष पूरे हिंदुस्तान में है पार्टी का? आपका कोई दलित मुख्यमंत्री है? पहले जवाब दीजिए। हमने उनको अभी लोकसभा में टिकट दिया,
शैलजा बहन जी को, मैडम सुन लीजिए ना, इतना तकलीफ क्यों मान रहे हैं? शैलजा जी मुख्यमंत्री बनेंगी, क्यों आपने जब आपका चुनाव प्रचार हो रहा था किसी को नहीं, हमने देखिए, अब मुझे अपनी बात रखने दीजिए। ठीक है ठीक है, वैशाली वैशाली आप बीच में बोल रही हैं, मेरे को ये ऐतराज है। आपको बोलने नहीं बोल रही है वैशाली। ये तो ठीक है वैशाली जी, आपने अपनी बात रख ली, उनको सुनिएगा और फिर उसके बाद जो है सिलसिलेवार तरीके से जवाब दीजिएगा। यहाँ से सिरसा से तो दलित वोट हमने दलितों को और छोड़ रखा है क्या? आपका ओबीसी मुख्यमंत्री है, मैंने तो आपसे पूछा कि दलित और ओबीसी को आपने कितनी नौकरियां इस 24,000 में दी है? आपने नील बटा सुना मैडम 10 साल का हिसाब दो और उससे पहले 10 साल का नहीं, आधा कर दिया। आप बताओ तो सही, आपने नौकरियां 10 साल में कितनी दी? 2 लाख नौकरियां अभी भी खड़ी है और गांधी की बातें ले लेते हैं, उसमें से कितनी एसटी के ओबीसी की क्यों नहीं दी आपने? यूक्रेन, रूस और इजराइल में इसी तरह का सिस्टम है जैसे इंजीनियर है, वहां पे सैनिकों की इतनी कमी है, दूसरे कंट्री से वो भर्ती करना चाह रहे हैं 5-7 साल में। आपको वो डैमेज करके डॉलर का मंडल उठा के चले जाओगे, जो नई सरकारें आएंगी उनको भुगतना पड़ेगा। आपको पता ही कुछ नहीं है। 30 पेपर लीक हुए, आपने क्या किया? आपके जो है डिप्टी सेक्रेटरी पकड़े गए उसके HSSB के, उन लागत करोड़ रुपए किसने अपॉइंट किया था? आपके मुझे बोलने दीजिए, आप हमारे पर्ची खर्ची, अरे सुनिए ना, पर्ची खर्ची पे कोई एक कांग्रेस का लीडर पकड़ा है आपने? कोई तो बताओ, 10 साल के बाद आपकी सरकार है, किसको पकड़ा? झूठ बोलते हैं, पर्ची खर्ची आप बताओ ना, कितने लोगों को पकड़ा है मैडम? कितने लोग आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन छुट्टी है, आपने पर्ची खर्ची वाले किसी भी आदमी को। अच्छा, अब आप ये बताइए, अरे आपने हरियाणा को बर्बाद किया है, क्राइम देखो, आपको क्राइम के बारे में बताते नहीं हो। आपके तो विदेश मंत्री आतंकवादियों को वहाँ काबुल पिंडार में छोड़ रहे हो, शर्म करो। देश के 325 लोग, वो आपने तो ब्लैकमेलिंग हुई आपकी, तो आपने तो वहां हमारे राहुल गांधी ने उसके तो पिता और बाकी तक को जो है वो मर्डर हुआ है। आपसे माथे का नाम ड्राइवर लाके शहीद होना चाहते हो। आप बेरोजगारी की बात बताइए, बेरोजगारी कितनी कम हुई, कितने लोगों को रोजगार दिया? सवाल तो वो छोड़ दे, मैंने आपकी आलोचना नहीं की थी, आपने मुझे इनवाइट किया आलोचना के लिए, मैंने शुभकामनाएं की थी। हिमाचल के पैसे नहीं भरते ना, हिमाचल को आप GST फंड रिलीज क्यों नहीं करते? शर्म करो। अरे जो आपके उनको तो ललित जी ओंकार जी कह रहे थे कि आपकी खामियों की वजह से जो है बीजेपी सत्ता में आई है, उनके लिए क्या जवाब है? और साथ में शुभकामनाएं दी, और ये बोला भी आप बता दीजिए, ये कांग्रेस 10 साल, अरे हमेशा 10 साल 12 साल पीछे चले जाओ। आपने क्या किया? आपका रोड मैप जो है उसको तो बात नहीं करते। मैडम सुन लो, आज का हरियाणा आपका बनाया नहीं है। 1970 में सारे हरियाणा में हमने बिजली दी थी, बंसीलाल जी ने, सारे हरियाणा में। आपने तो सड़कें बनाई वो केंद्र के द्वारा है। आपने 4,51,000 करोड़ का लगा दिया। अरे शर्म करो, 48 साल में 67 करोड़ रुपया, 97 लाख करोड़ रुपया का कर्जा था। आपने 4,51,000 करोड़ खा गए, 68,000 इस साल भी खा जाओगे। ठीक है सर, ठीक है सर। अरे प्रवक्ता महोदया बताइए ना, आपकी झूठ 2024 के आंकड़े दिखा दो। आप सरकार की तरह नहीं ये बोल दें कि अरे हिमाचल की, हरियाणा की बात करो, हिमाचल की बात हिमाचल से करेंगे। को जाने के लिए इतने दूसरे लोग हैं, 4,52,000 करोड़ का हिसाब तो दो। कहाँ लगा दिया? कहाँ लगाया? कौन सी इंडस्ट्री में लगा दिया? क्या किया? ठीक है, एक एक कर मैं ललित जी हो गया, ठीक है आपका। अरे आप लोगों ने तो 4 दंगे करवाए, वहाँ सरकार फेल कर दी, क्या बात कर रहे हो? क्राइम कितना पता है? ललित जी उठाओ, आप करनाल में 2 मर्डर हुए आसपास में। नरेश जी मैं आपके पास आना चाहूँगा, सुनिए से
ढंग से ना कोई काम करते नरेश जी, हैं। आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे जिस तरीके से, देखिए ये दोनों जो है वैशाली जी और ललित जी जो है आपस में जो है अपने आप को जो है जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन नरेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस स्थिति को देखते हुए, चूंकि ओंकार जी लगातार जो है और वैशाली जी भी अब जो है आपको कहती हुई नजर आ रही थी कि केजरीवाल जी के हमने आलिशान उस महल की तस्वीरें देखी थी, बताइए। जवाब देने के लिए तैयार बैठा था अभी, क्योंकि उसका जवाब दे देते हैं। केजरीवाल जी ने ऑलरेडी वो घर छोड़ दिया। तो पहली बात आपने देखा कि पूरा देश देख रहा था कि एलजी 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 करते रहते थे हर जगह। हमने कहीं भी कोई जॉब निकालेंगे तो एलजी का रंगा होता है, कहीं किसी के लिए रोजगार की बात करते तो एलजी होता है, कहीं रोड बनाएंगे तो एलजी होता है, किसी के लिए कहीं पानी की दिक्कत होती है तो एलजी होता है, कहीं बिजली की दिक्कत होती है तो एलजी होता है, किसी घर में लाइट नहीं आ रही तो एलजी आता। सब जगह एलजी आता है इन्वॉल्वमेंट। लेकिन इस मुद्दे पे एलजी क्यों नहीं आया? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन करता है कि एलजी में मतलब एलजी के पास फाइल जाती है, ऑलरेडी एलजी ही उसमें इन्वॉल्व होता है, एलजी ही पास करता है, एलजी के पास पीडब्ल्यूडी के लिए वो इंजीनियर्स है वो पास करते हैं। मतलब खुद ही ये सारा गेम खेल रहे हैं, खुद ने काम करवाए ऊपर से, और हमने छोड़ भी दिया। हम तो कहते हैं हम तो गरीब परिवारों से आते हैं। अरविंद केजरीवाल जी भी उससे जेल के अंदर रह गया है, जेल के अंदर कोई कमोड नहीं चल रहा था वहां पे, कोई हमें हॉट वाटर नहीं मिल रहा था, गर्म नहीं मिल रहा था, ठंडा नहीं मिल रहा था। अरविंद केजरीवाल तो वो है जो क्रांतिकारी नेता है, क्रांति से निकले हैं और क्रांति से निकल के उसको कोई जरूरत नहीं है। और आप ये देखिए ना कि ऑलरेडी हमारी जो मुख्यमंत्री है वो यूज कर रही है उन सुविधाओं को। लेकिन आपने भी देखा कि कभी भी ऐसा होता है कि उनको सिर्फ आपको ना एक प्रोपेगेंडा आजमाने के लिए काम करते हैं। आपने कभी भी ना, आप वैशाली की एक बार पूरा डेटा उठा के देख लीजिए, देश के जितने मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर कितना खर्चा आता है पूरा। मैं आपको वो भेज दूंगा, अगर बकायदा आपके पास, आप भी मेरे इसमें भी है सोशल मीडिया के अकाउंट्स के अंदर है, मैं वहां पे बकायदा भेजूंगा आपके पास। आपके सीएम योगी का भी बता देंगे, आपको यूपी के अंदर में पूरा का पूरा, आपका हरियाणा के अंदर ही बता दूंगा मैं आपको, आपके प्रधानमंत्री का ही बता दूंगा प्रधानमंत्री का कितना खर्चा होता है। प्रधानमंत्री का करोड़ों रुपए का जहाज खरीदने के लिए कोई जरूरत नहीं थी हमें कोविड के टाइम में। क्या जरूरत थी वो जहाज खरीदने के लिए? 700-800 करोड़ रुपए का जहाज खरीदने के लिए बैठ गए, उसके अंदर वो सुविधाएं दी गई। क्या कोविड के टाइम में जनता का पैसा नहीं था? उस जहाज के अंदर ही बैठ के भ्रमण करना था। जहाज के अंदर बैठने के लिए अगर देश के पैसे की इतनी जरूरत होती ना। आपने कहा कि आलिशान महल में अब जो है केजरीवाल जी ने छोड़ दिया आलिशान महल। बिल्कुल छोड़ दिया, किसको? सबको मालूम है। और सुन लीजिए, सुनिए मैं एक बात, वो जहाज की बताया था मैं, देश के अंदर अगर आप जाएंगे तो उसी में रहे तो वही बनाया, तो उन्होंने ये सवाल, ये जवाब थोड़ा सा समझ में नहीं आया सर मुझे। अभी तो जाने का भी तो प्लान है ना नरेश जी? अपने एयरक्राफ्ट लेने के लिए, और वो भी कहेगी करोड़ रुपए का, वो भी देश का ही है। और देश के बाद ये प्रधानमंत्री रहेगा तो वो कोई और ठीक है। समय मुझे थोड़ा सा इजाजत नहीं दे रहा है, इससे ज्यादा जो है समय देने का सर जो है माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूँ। फाइनल कमेंट की तरफ जो है बढ़ रहा हूँ। ओंकार जी, आपकी तरफ से फाइनल कमेंट क्या रहेगी? किस तरीके से जो है आने वाले समय में क्या वाकई में हरियाणा प्रदेश में जो है विकास की आंधी चलती नजर आएगी? क्या रोड मैप के अनुसार जो है मुताबिक और जो मैनिफेस्टो के मुताबिक जो है सरकार जो अपने वादे किए हैं उनको धरातल पर उकेरती हुई, उतारती हुई नजर आएगी? ओंकार जी 10 सेकंड में आप जवाब दीजिए, चूंकि समय मुझे इससे ज्यादा फाइनल कमेंट है। और मैं भी ये कहूंगा कि सरकार को जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए, औद्योगिकरण की तरफ ध्यान देना चाहिए, विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में ले जाना चाहिए, उसको करंट वैल्यू में नहीं लेके जाना चाहिए, ताकि लोगों को रोजगार मिले, बेरोजगारी दूर हो, नशे पर कंट्रोल होना चाहिए, अपराध पर नियंत्रण होना चाहिए। और मुख्य तौर पर हरियाणा में जो एक बहुत बड़ी समस्या है, 5 जून 2006 को मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की रजिस्ट्रियां बंद कर दी थी वैध और अवैध कॉलोनियों के नाम पर। पंजाब ने टोटल रजिस्ट्रियां खोल दी है। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, पंजाब सरकार ने वैध और अवैध कॉलोनियों को छोड़कर सब तरह की रजिस्ट्री पर से बैन हटा दिया है। हरियाणा में बैन क्यों नहीं हट सकता? जनता को बहुत उम्मीदें हैं सरकार से। अगर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी सरकार तो अच्छी बात है, नहीं जनता जिसने फसल उगाई, वैशाली जी आपके फाइनल कमेंट? फसल को काटना भी जानती है। वैशाली जी मैं अपने सभी प्रवक्ताओं को भी ये बात बताना चाहती हूँ, जनता को भी ये बात कहना चाहती हूँ। न्याय सैनी सरकार बहुत बेहतरी के साथ, बहुत जोश के साथ काम कर रही है। जनता ने उनको बनाया है, जनता की सरकार है, जनता के लिए 24 घंटे घर के दरवाजे खुले हैं, उनकी समस्याओं को बहुत बखूबी सुना जाता है, उनकी बेहतरी के लिए कार्य हो रहे हैं और बेहतरी के लिए जो भी मैनिफेस्टो में कहा गया है वो सभी संकल्प निश्चित तौर पर पूरे होंगे। निश्चित तौर पर। ललित जी आपका फाइनल कमेंट क्या रहेगा इस पूरे मसले पर? एक तो ये थी
जितने भी प्रवक्ता मेरे साथ बैठे हैं और सारे देशवासियों को दिवाली की मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। दूसरी बात, पुनः जो हमारी बहन यहाँ बैठी हैं और इनकी सरकार को भी दोबारा शुभकामनाएं देते हुए ये चाहूंगा कि अब आप आलोचना की बजाय सुझाव समझ के काम करें। मैंने आलोचना की नहीं थी, पर आप बुरा मान के चलिए, हमारा काम तो सवाल उठाना है। दूसरी चीज, मैं कांग्रेस की जब शर्मा की 7 गारंटी हमने दी थी ना, तो सारे अखबार, चैनल, सभी प्रवक्ता सारे ही अब चाकरी बन गए थे, कैसे पूरी करेंगे। इन्होंने भी कैसे लागत आएगी, इतना कर्जा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब जो 20 गारंटियां इन्होंने देनी है, 100 दिन में चलो 2 गारंटी पूरी कर दें, 1 कर दें, जो भी ये करते होंगे या करेंगे, तो ये अब भी एक से एक लाइन सिर्फ। तो अब ये जो अखबार अर्थशास्त्र की किताब फाड़ गए, या ये प्रवक्ता जो लोग थे या जो या बोलते थे आते, वो सारे समाज शास्त्र के प्राथमिक बन ठीक है सर, गए। ठीक है, समय मुझे इससे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है, माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है। ललित जी, वैशाली जी और ओंकार जी, नरेश जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और हमें समय देने के लिए। लेकिन लगातार मसला में सवाल यही कि जिस तरीके से हरियाणा में सरकार का गठन हुआ है, जनता जनार्दन ने अपना मत दिया है और वैसे ही उसको जो है आने वाले समय में कि किस तरीके से जो है अपने मैनिफेस्टो के किए वादों को धरातल पर उतरती हुई नजर आएगी। फिलहाल मसला में इतना ही, नमस्कार। Through constant innovation, the group provides its